हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम जो है कभी कभी नहीं अपडेट हो पाते हैं फिलहाल, चूँकि लॉकडाउन में हम लोग घर पे हैं, घर से कहीं निकल नहीं पा रहे, तो घर से जो हो सकता है वो बेहतर से बेहतर हम करने का प्रयास कर रहे हैं घर से ही। फिलहाल हम लोगों को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। इसी को हम आगे सेशन को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि आज आप देख पा रहे हो यहाँ पे करंट अफेयर्स कैप्सूल का आपका सेशन है 29 अप्रैल, यानी इससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकते हैं एग्ज़ाम के पार्ट पे वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ डिस्कस करने के लिए। इसका मतलब इससे पहले 26, 27, 28 यानी कि 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है वो मैंने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने मेरा पिछला क्लास ना देखा होगा, अटेंड किया होगा, अवेल किया होगा मेरा पिछला लेक्चर, उस लेक्चर को आप ज़रूर अवेल करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस करंट अफेयर के पार्ट पे, यानी मैंने उसका नाम दिया है करंट अफेयर कैप्सूल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में मैंने बना के करंट अफेयर कैप्सूल का नाम दे रखा है। वहाँ पर जाकर आप लेक्चर अवेल कर सकते हो और उसका PDF भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मुझसे कई लोगों ने कहा सर PDF नहीं मिल पाता है, तो PDF के लिए देखिए बताना चाहूँगा मैं कि PDF मैं बनाता हूँ खुद ही, प्रिपेयर करता हूँ, और उसको मैंने क्या किया है, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैंने वहाँ पे नीचे दे दिया है। तो आप देखेंगे नीचे जो जहाँ पे आप वीडियो देख रहे होते हैं उसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखता है, ठीक है ना। तो उसी में जाके मैंने लिंक दिया है PDF डाउनलोड लिंक, वहाँ से जाके आप ये PDF डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन पर ये जो सब्सक्राइब बटन है क्लिक कर दीजिए। अगर हो सके तो जो वेल आइकन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन के लिए, तो जो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, हो सकता है कभी टाइम पे ना आ पाऊँ मैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप नोटिफाई हो जाएंगे, नहीं आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर का कौन सा जो है इंपॉर्टेंट वीडियो सर ने यहाँ पर अपलोड किया है अपने प्लेटफॉर्म पर। तो इसलिए जो है कृपया करके अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कराइए आप लोग, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है हमारे सामने। हाल ही में किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। मतलब एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट किया है, एंटीशिप मिसाइल टेस्टिंग की है। किस कंट्री की बात की जा रही है? तो आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने क्या किया है, एंटीशिप मिसाइल को सक्सेसफुल टेस्ट किया है, कह सकते हैं। यहाँ पे कहाँ किया है? उत्तरी अरब सागर में किया है, ठीक है। कब किया? 25 अप्रैल 2020 को किया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के यहाँ पे एक आ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो लगभग सबको पता होगा पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के कुछ स्टैटिक फैक्ट पर डाले नज़र हम, तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है यानी कि वहाँ की राजधानी है वो इस्लामाबाद है, सबको पता होगा। तो आप इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, ठीक है। और पाकिस्तान के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं सबको पता है, क्रिकेटर रहे हैं वो, पूर्व क्रिकेटर मिस्टर इमरान खान। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मिस्टर आरिफ अलवी। तो आरिफ अलवी जो हैं वहाँ के कौन हैं? प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपी है, यानी रुपया, हमारा रुपया है, पाकिस्तानी रुपी है, वहाँ करेंसी पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान का कुछ स्टैटिक फैक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बने कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइल की टेस्टिंग की है, तो आंसर पाकिस्तान ने की है, ठीक है। ये आप समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है हमारे सामने। पश्चिम बंगाल के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, यानी कि 3 राज्य की बात की गई यहाँ पे। वो पूर्व राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, पूर्व राज्यपाल की बात की जा रही है, करंट की बात नहीं की जा रही है, इसको अच्छे समझिएगा आप। तो पूर्व राज्यपाल कहाँ के थे? गवर्नर, त्रिपुरा के, बिहार के और पश्चिम बंगाल के रहे हैं वो। सर्व किया एज अ गवर्नर जो है अपना पोस्ट। देवानंद कुमार, मिस्टर देवानंद कुमार जी का निधन हो गया, जो कि त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्या थे? पूर्व राज्यपाल थे, वहाँ गवर्नर थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ और बता दूं, लगे हाथ। त्रिपुरा की बात की गई, बिहार की बात की गई है, पश्चिम बंगाल की बात की गई है, तो लगे हाथ। अच्छा, देवानंद कुमार से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लास्ट में PDF आप जो है डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपको मिल जाएगा। त्रिपुरा की कैपिटल की बात करें अगर हम लोग, त्रिपुरा की जो कैपिटल है इसका कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। अगरतला है, तो आप इसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और उसको पेन पेपर लेके नोट भी कर लीजिएगा।
त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला है, ठीक है ना। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय करंट में सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बिप्लब कुमार देब नाम है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं मिस्टर रमेश बैस नाम है। तो मिस्टर रमेश बैस वहाँ के गवर्नर हैं, कहाँ के, त्रिपुरा के। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब नाम है और वहाँ का जो कैपिटल है वो अगरतला है। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है, बाकी हम और भी स्टैटिक फैक्ट लाते रहेंगे आपके पास, ठीक है। ये बिहार की बात कर ले हम लोग, तो बिहार की राजधानी पटना है, सबको पता है, कैपिटल। वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर नीतीश कुमार हैं, ठीक है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। और आपके उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ के रहने वाले मिस्टर फागू चौहान वहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। आजमगढ़ के रहने वाले फागू चौहान जो है वो कौन है, वहाँ के गवर्नर, कहाँ के, बिहार के, फागू चौहान जी नाम है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करें, इसका कुछ फैक्ट, स्टैटिक फैक्ट, तो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और जगदीप धनकर वहाँ के कौन है, गवर्नर हैं, जगदीप धनकर, नोट कर लीजिएगा, जगदीप धनकर वहाँ कौन है, गवर्नर है, ठीक है ना। ममता बनर्जी जी वहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है, यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला पहला देश बना है, तो आंसर नीदरलैंड। देखिए कोविड-19 महामारी के कारण नीदरलैंड फुटबॉल महासंघ ने 1920 की बात करें अगर हम, तो उसने क्या किया है, फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला पहला देश, फुटबॉल सत्र खत्म कर दिया है। चूँकि वहाँ पे भाई चूँकि कोरोना वायरस की वजह से जो है ये स्टेप लिया है नीदरलैंड ने। नीदरलैंड पहला देश बना है। अब नीदरलैंड की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे नीदरलैंड सामने न्यूज़ में आया है, तो नीदरलैंड के पार्ट पे कुछ स्टैटिक फैक्ट आप यहाँ पे पेन डाउन कर सकते हैं। नीदरलैंड की पहला क्वेश्चन तो ये बनता है सर, उसका नीदरलैंड का जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम बता दीजिए। नीदरलैंड का कैपिटल का नाम क्या है, तो द हेग, कैपिटल का नाम है द हेग, HAGUE, द हेग। कहाँ कैपिटल है, नीदरलैंड का। और नीदरलैंड की जो करेंसी है, नोट कर लीजिएगा, यूरो। यूरो इज़ द करेंसी ऑफ नीदरलैंड। एंड चूँकि यूरोपियन कंट्री है ना, देखो नाम निकला, यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला। चूँकि यूरोपियन कंट्री है, जितने भी यूरोपियन कंट्री होती है उनका कैपिटल क्या, यूरो होता है, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। और उसका जो कैपिटल क्या है, द हेग है, मैंने बता दिया, HAGUE, द हेग कैपिटल नीदरलैंड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पहला देश बन गया है, फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला पहला देश बना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाल ही में रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने रुपए की नकदी सहायता की घोषणा की है। देखिए म्यूचुअल फंड की बात करें, यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा म्यूचुअल फंड में, मैंने कई बार इसको बताया भी क्लास में। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है समझिएगा, एक अच्छा समझ लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। एक बास्केट ऑफ फंड होता है, म्यूचुअल फंड जो होता है बास्केट ऑफ फंड होता है। क्या होता है, बास्केट ऑफ फंड। बास्केट ऑफ फंड का मतलब ये होता है जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कई लोग पूल ऑफ फंड या बास्केट ऑफ फंड कर सकते हैं, जहाँ पे कई लोग, कोई बंदा जो है, कोई इन्वेस्टर फर्स्ट है, कोई इन्वेस्टर सेकंड है, दो इन्वेस्टर नंबर 2, कोई इन्वेस्टर थर्ड है, कोई इन्वेस्टर 4, मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इस पूल ऑफ फंड में यानी क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सुनिएगा, इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग अपना पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, अब पैसा इन्वेस्ट करते हैं भाई म्यूचुअल फंड में, क्या होता है कि एक टाइम पीरियड पे क्या होता है, उनको रिटर्न मिलता है। भाई कोई कहीं अगर इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉफिट के लिए करेगा ना। अगर हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो प्रॉफिट के लिए करेंगे, सीधी सी बात है। तो म्यूचुअल फंड में ये होता है कि म्यूचुअली मतलब कई लोगों का फंड होता है, उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो उस फंड को ऑपरेट करता है। मैं एक इकोनॉमिक क्लास में हालांकि डिस्कस करूंगा इसको अच्छे से। म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट का पार्ट है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं और एक टाइम पीरियड बाद म्यूचुअल फंड क्या करता है कि जो जिस परसेंटेज जो भी होता है, इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है, उस बेस से वो रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर्स को। कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट ही होता है। बहुत सारी कंपनियों का म्यूचुअल फंड प्लान चलता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट कंपनियों की बात करें, SBI का हो गया, HDFC का हो गया, ICICI का हो गया, है ना, मिड कैप फंड होता है, बहुत सारे फंड होते हैं म्यूचुअल फंड। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने, देखो यहाँ पे जान लीजिए एक चीज़, RBI जो है क्या है, रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में बैंकों का बैंक है। पहला तो भाई बैंकों का बैंक कौन, RBI। और भारत में मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है, यानी मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो RBI है। वैसे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है। देखो मनी मार्केट का रेगुलेटर RBI है और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, जान लीजिएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किसका रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का, यानी पूंजी बाजार का। तो चलो खैर इसके बारे में हम बात करते रहेंगे आपसे, लेकिन जान लीजिए तो म्यूचुअल फंड में क्या है, लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी मतलब पैसों की कमी है। पैसा अगर है ही नहीं तो भाई जो लोग इन्वेस्ट किए हैं उनको पैसा वो कहाँ से देगा, म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो पैसा कहाँ से देगा। तो इसलिए हाल ही में RBI ने
म्यूचुअल फंड के लिए कितने रुपए की नकदी सहायता घोषणा की है? तो आंसर यहाँ पे आपके सामने दिखा हुआ है 50,000 करोड़ रुपए, देख सकते हैं आप यहाँ 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए जो है देने की बात की है किसने? आरबीआई ने। किसको? म्यूचुअल फंड कंपनियों को। ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए यहाँ पे आप। आरबीआई के अगर फैक्ट की बात करें यहाँ पे हम लोग, आरबीआई के पार्ट पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जान लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में बैंकों का बैंक है, जिसको 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और इस समय आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मिस्टर शक्तिकांत दास। आरबीआई के इस समय प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है क्या नाम है? मिस्टर शक्तिकांत दास जी नाम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक यहाँ पे इसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी सहायता की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस की वजह से पूंजी बाजारों में अस्थिरता और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर नकदी के दबाव को कम करना है। मतलब ये ना हो कि म्यूचुअल फंड ऐसा ना हो कि पैसों की कमी आ जाए, लिक्विडिटी की कमी आ जाए मार्केट में, जिससे दिक्कत हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ऐसी क्राइसिस ना आए। जो कोरोना वायरस की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इस वजह से आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपया जो है देने की बात की गई। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करें। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को विदेशों से भेजी जाने वाली रकम 23% घटकर 64 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे विश्व बैंक की बात की जा रही है। देखो विश्व बैंक लगातार चर्चा में है, चूँकि भाई विश्व बैंक का काम ही वही है कि फाइनेंशियल असिस्ट करना या फाइनेंशियल कोऑपरेट करना है ना, डेवलपमेंट के पार्ट पे, कोई क्राइसिस के पार्ट पे। और जो वर्ल्ड बैंक होता है विश्व बैंक होता है। तो विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के विदेशों से भेजी जाने वाली रकम 23% घटकर 64 अरब डॉलर का अनुमान है। यह गिरावट प्रवासी श्रमिकों के वेतन और रोजगार में कमी के कारण हुई है। देखो प्रवासी श्रमिकों को मतलब जो हमारे यहाँ के लोग जो बाहर जाके रहते हैं, जॉब करते हैं, यानी कि जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके कह सकते हैं रोज़गार में कमी के कारण ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। भाई सीधी सी बात है, अब सारी कंपनियाँ, सारी इंडस्ट्री सब कुछ बंद है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जॉब भी गई है, तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है। आप समझ सकते हैं ये चीज़। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को दोनों को एक साथ जो है स्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को दोनों को ट्विन सिस्टर कहते हैं, जुड़वा बहन के नाम जानते हैं। वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। इसको हम अच्छे से, मैंने बार बार बोला है कि मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने इसको समझाया अच्छे से। 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं आप नोट कर लीजिएगा। आईबीआरडी होता है, आईसीएसआईडी होता है, मीगा होता है, आईएफसी होता है और आईडीए होता है। ठीक है ना, नाम बोल रहा हूँ मैं। आईडीए होता है, आईबीआरडी होता है, ठीक है ना, आईसीएसआईडी होता है, इसको मैं समझा दूंगा अच्छे से, वैसे समझाया है मैंने वहाँ पे। मीगा होता है, ठीक है, और आईडीए होता है। ये वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट होते हैं। पाँचों पार्ट का मतलब इनका अलग अलग काम होता है, पाँचों काम जो पार्ट होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपये बीमा देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आंसर हरियाणा सरकार। मतलब अगर वहाँ पे कुछ कोविड-19 की वजह से कुछ उनको होता है, जो पत्रकार हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनको कोई दिक्कत होती है, खाली में यहाँ पे देख सकते हैं, खाली नहीं हाल ही में है, सॉरी, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपये का बीमा देने की घोषणा की है। बीमा देने के बारे में बोला है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की बात कर ले यहाँ पे हम, तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, सबको पता है यहाँ पे। और वहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, आप नोट कर लीजिएगा। मिस्टर मनोहर लाल एमएल खट्टर बोलते हैं, मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है सामने कुछ। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, यानी हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, मिस्टर सत्यदेव नारायण आर्य। वहाँ के जो गवर्नर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। वहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। ठीक है, चलिए ये हरियाणा की बात थी। कितना अमाउंट देने की बात की गई पत्रकारों को? 10 लाख रुपए। ठीक है ना। बीमा है, मतलब ऐसा नहीं मिल जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ अनहोनी होती है, हालांकि भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, तो उस पार्ट पे जो है वो बीमा कवर मिलेगा। ये रिस्क कवर है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, आगे हम लोग बात करें। संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? देखो मैंने अपने 26 अप्रैल को जो मैंने वीडियो बनाया था, 26 अप्रैल का, यानी कि जो करंट अफेयर डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि
पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, 24 अप्रैल को मनाया, मैंने ये बताया था। तो ये किस संशोधन की बात यहाँ पे करता है, तो मैंने वहाँ बताया है, पूरा डिफाइन किया है, हालांकि क्वेश्चन दोबारा आ गया, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर समझिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत क्या किया गया है? पंचायती राज जो है इसमें सुधार के बाद पंचायती राज व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? तो ये 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। मैंने ये भी बताया था, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको नोट कर लीजिएगा। जो पंचायती राज होते हैं वो बेसिकली कुछ लेवल पे काम करते हैं। मैंने बताया था त्रिस्तरीय होते हैं, जैसे मैंने बताया था क्षेत्र पंचायत स्तर होता है, अगर बात करें क्षेत्र पंचायत स्तर होता है, ग्राम पंचायत स्तर होता है और जिला पंचायत स्तर होता है। मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि जो ये 3 स्तर हैं, इसके लिए रिकमेंड किसने किया था, सिफारिश किसने की थी, कह सकते हैं। तो वो कमेटी बनी थी, समिति बना था, इसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे जो है वो त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज के पार्ट पे जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो बनाई गई थी। कब? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके पार्ट पे। मैंने ये भी बताया था वहाँ पे कि भारत में पहला कौन सा स्टेट है जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? फर्स्ट स्टेट बता दीजिए जहाँ पे पंचायत की बात आई थी। तो राजस्थान है, और राजस्थान का नागौर जिला है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, नागौर। तो उसने जो है वहाँ पे क्या की थी कि फर्स्ट टाइम पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, ठीक है ना, ये चीज़। तो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप जरूर समझिएगा, अच्छे से एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। कब? 1992। कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। कितने लेवल पे है? बेसिकली 3 स्तरीय है, 3 लेवल पे है। तो मैंने बता दिया, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। किसने इसकी बात करी थी, सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे ऐसा किया गया था, ठीक है ना। चलिए, पहला स्टेट जो लागू किया पंचायती राज व्यवस्था, तो आंसर राजस्थान ने लागू किया। कौन सा जिला? नागौर जिला, ये आपके सामने। चलिए आगे हम लोग बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है हमारे एग्जाम के पार्ट पे। कोविड-19 के कारण संकट से निपटने के लिए उड़ीसा द्वारा शुरू किए गए covid19.odisha.gov.in यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट पोर्टल है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण। देखो क्या है कि जो भी लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे थे, तो भाई लॉकडाउन की वजह से लोग जा नहीं पाए, लॉकडाउन की वजह से लोग फंस गए। तो जो गुजरात में है, जो महाराष्ट्र में है, जो कहीं भी हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो श्रमिक हैं, काम करने वाले, तो भाई अब सीधी सी बात है कि वो लोग अगर आ जाएंगे आपके ज़िले में या आपके राज्य में बाहर से, तो भाई क्या पता कि वो कोरोना किसके संपर्क में आए हों, किसके संपर्क में ना आए। तो इसलिए थोड़ी मतलब यहाँ कह सकते हो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास, भाई सबको देखना बचाना भी है। तो इसलिए वो क्या किया है कि गवर्नमेंट ने प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण स्टार्ट कर दिया, ताकि एटलीस्ट क्या हो कि हमारे पास एक डेटा आ जाए कि हाँ इतने लोग प्रवासी श्रमिक हैं जो बाहर हैं हमारे राज्य के, तो उनको क्या करेंगे, लाने की व्यवस्था करेंगे। फिर लाने के बाद वो क्वारंटाइन करेंगे। क्वारंटाइन का मतलब जो एक रहे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, उनको थोड़ा अलग रख दिया जाएगा, ताकि लोगों को क्या हो, किसी से लोग मिल ना पाएँ, और कोई सिम्टम्स अगर हो तो उतने दिन में वो आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए उनके बेहतर के लिए ही किया जा रहा है। देखिए किसी की बेहतर के लिए सब किया जा रहा है। क्या करे भाई, सरकार ही मजबूर है, ऐसी आपदा है, ऐसी त्रासदी है जो महामारी कोविड-19 महामारी के रूप में हमारे देश में आई, हमारे देश में क्या पूरे संसार में जो आई है कह सकते हैं। तो इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको हो रहा है, सबको फेस करना पड़ रहा है। तो ये लिखा हुआ है, हाल ही में उड़ीसा ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों को के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है, वेब पोर्टल लॉन्च किया, ताकि एटलीस्ट डेटा तो पता चले कि हाँ कितने लोग जो बाहर हैं वो आना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो क्या करेगी, अरेंज करेगी, व्यवस्था करेगी, ठीक है ना। ये चीज़ उड़ीसा की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है नोट कर लीजिएगा, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर है, उड़ीसा की बात हुई है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मिस्टर नवीन पटनायक, वहाँ कैपिटल भुवनेश्वर। और वहाँ के जो गवर्नर हैं मिस्टर गणेशी लाल हैं, मिस्टर गणेशी लाल हैं, GL लिख सकते हैं, गणेशी लाल। कहाँ के? उड़ीसा जो स्टेट है उसके बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के हमारे सामने ये आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है, तो 27 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 27 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1994 के उस दिन आयोजित कर पहले रंगभेद के बाद के चुनावों को याद कर आता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट।
इंपॉर्टेंट न्यूज़, सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमित होने पर क्षतिपूर्ति की स्थिति में कितनी राशि मिलेगी। देखिए अभी वहाँ पे पत्रकारों की बात की गई थी हरियाणा सरकार ने, लेकिन यहाँ पे बात की गई सभी डाक कर्मियों को जो हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उनको कोविड-19 से संक्रमित होने पर क्षतिपूर्ति की स्थिति में कितनी राशि मिलेगी। एक जो कह सकते हो इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, 10 लाख रुपये दिया जाएगा यहाँ पे है। तो डाक सेवाएँ आवश्यक सेवाओं का एक हिस्सा है और नियमित सेवाओं के अलावा स्थानीय, तो इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जो भी दिया है मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर है ना। तो कितना डाक से कर्मचारियों के लिए बात की गई है, आंसर 10 लाख रिकवरी की बात की गई। ऐसा कुछ दिक्कत होती है अगर ड्यू टू कोविड-19, तो ये यहाँ पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने थे, आप यहाँ पे आपने देखा होगा, जो भी एग्ज़ाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप सेशन में बने रहिए, सेशन को एंजॉय करिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉप 10 न्यूज़ हो सकते हैं हमारे एग्जाम के पार्ट, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे डिस्कस करूँगा, प्रोवाइड करूँगा और प्रयास करूँगा थोड़ा आपको मैं मॉर्निंग में दे पाऊँ। जिनको अभी नहीं पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ, कृपया करके उनको ज़रूर बता दें कि हाँ धीरेन सर जो है इस प्लेटफॉर्म पे ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं और एग्जाम के पार्ट पे जो भी इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फिर से कहना चाहूँगा लास्ट में अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है बेल आइकन पे क्लिक कर दें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।